हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो है मैंने आपसे वादा करा था कि अब जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि पाचन ये श्वसन तंत्र जो है हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा जिसमें हम क्या करेंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, जिसे हम श्वसन अंग कहते हैं, श्वसन तंत्र भी कहते हैं, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमें दो पार्ट में पढ़ने हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम एक्सटर्नल पार्ट को पहले स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम अपने इंटरनल को देखेंगे। एक्सटर्नल मतलब श्वसन एक्चुअली में जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक एक्सटर्नल जो रिस्पॉन्सिबल होता है और एक इंटरनल। इंटरनल श्वसन जो है ना, यही सबसे मेन श्वसन होता है। एक्सटर्नल जो होता है इसमें हम सिर्फ जानेंगे कि बाहर से हम किस तरह के सांस जब लेते हैं उस वक्त कौन कौन सी चीज़ जो है हमें मदद करती है। तो हम इसको देखेंगे एक्सटर्नल वाले में, और इंटरनल वाले में जो है हम आगे को देखेंगे। तो चलिए हम एक्सटर्नल को पहले देखते हैं कि एक्सटर्नल में क्या क्या चीज़ हमें देखने हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम ब्रीथिंग में, अगर हम ये श्वसन में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वसन, जो हम सांस लेते हैं हम उसकी बात करें तो ब्रीथिंग को भी अगर हम देखें तो ये दो तरह से होता है। एक होता है इनहेलेशन होता है, मतलब सांस लेना, और दूसरा होता है सांस छोड़ना। ठीक है, तो ये दो टर्म जो है, ये दो टर्म हमें अभी देखने हैं। तो एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन। अगर हम हिंदी में बात करें तो एक को हम निःश्वसन बोलते हैं और दूसरा को निःश्वसन बोलते हैं। बस अ का जो है उस दोनों में हिंदी में डिफरेंस है। तो एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। तो ये दो तरह हमें देखने हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इस दोनों में हमको डरने की और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज़ जो है, मतलब इसमें जो है इनहेलेशन की अगर हम बात करें तो इनहेलेशन में जो हम श्वसन लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उनमें हमको वही चीज़ जो है मिलता है, जो चीज़ क्या है ऑलरेडी क्या होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो चीज़ प्रेजेंट है, हम सांस में वही सब चीज़ों को लेते हैं। जैसे कि हम चलिए आगे फर्दर देखते हैं कि हम अगर N2 की बात करें, यहाँ पे तीन चीज़ हमें इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है। N2 यानी कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और CO2, यही तीन चीज हमें मिलता है इन्वायरमेंट में अपने। तो यही तीन चीज जो है हम इनहेलेशन में जो है लेते हैं। इनहेलेशन की अगर हम बात करें तो इनहेलेशन में हम यही तीन चीज लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो उसमें यही तीन चीज जो है अवेलेबल है। तो क्या हम चौथा चीज कहां से ले लेंगे? हमारे घर में अलग से ऑक्सीजन तो नहीं बहता होगा, अलग से कोई नया गैस तो नहीं होगा। तो जो ऑक्सीजन में हमें प्रेजेंट होता है वही हम इनहेलेशन में लेते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आगे देखते हैं कि इसमें इनहेलेशन का और क्या होता है। तो जैसे नाइट्रोजन की अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कितना होता है, ठीक है, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। इसमें जो होता है दो तरह से होता है, एक होता है 78% नाइट्रोजन होता है, इसकी बात करें ये 21% होता है, और इसकी बात करें तो ये कुछ सम अराउंड 0.03%, मतलब एकदम लिटिल बिट, बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो अपने जैसे कि ये सारे जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो यही ना हम लेंगे, इनहेलेशन करेंगे तो यही हमारे अंदर आएगा, कुछ नया तो आ नहीं जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जब हम नाइट्रोजन 72% है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट 21 है और CO2 0.03, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, तो यही हम इनहेलेशन में अपने अंदर लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक्सहेलेशन हम क्या रिलीज करते हैं। तो अगर हम बात करें पहला नाइट्रोजन जिसको हम 78% ले चुके थे, इसमें से हम पूरा का पूरा 78% क्या करते हैं, एक्सहेलेशन में निकाल देते हैं। दूसरा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें जो हम 21% लेते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन जो है हम सम अराउंड अगर हम बात करें तो ये 17%, लगभग कितना 17% ही हम वापस छोड़ते हैं। बाकी का कितना यहाँ पे, बाकी 4% की जो बात करें, ये 4% ही हम अपने बॉडी में इस्तेमाल करते हैं, अपने श्वसन के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, बाकी का 4%। अब देखिए यहाँ से अगर हम 4% एब्जॉर्ब कर लिए तो कुछ 4% तो एक्स्ट्रा छोड़ेंगे ना, कुछ तो रिलीज करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है सांस खाने वाली चीज़ तो नहीं है कि खा जाएंगे, खाने वाली भी चीज़ को अगर हम खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, आपने अभी जस्ट रिस्पिरेटरी क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो भी हम खाते हैं उसका वेस्ट निकलता ही है। ऐसा तो नहीं हम कुछ चीज खाए और उसका वेस्ट नहीं निकले, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उसी तरह से अगर हम सांस लिए हैं तो ऑक्सीजन अगर हम 4% रखे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ऑटोमेटिक 4% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे CO2 की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 4.06 ले लो, या फिर ऐसे 4 समवट ले लो, 4.6% लिख देते हैं। चलिए तो 4.6, इसका अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा तो वो लगभग 4 रखेगा, ऑप्शन उसका 4 रहेगा। अगर मान लीजिए 4 पॉइंट समथिंग लिख भी देता है, 5 लिख देता है, 4.0
6 अगर लिख देता है मान लिए, तो आपको दूसरा ऑप्शन जो रहेगा ना काफी डिस्टेंस पे रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 11 रहेगा, तो आप 4 वाला ही जो है नंबर को ऑप्शन में टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, 4.6 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? तो क्योंकि हम ऑक्सीजन 4% जो है एब्जॉर्ब कर लिए थे। तो ये होता है इनहेलेशन, जो हम सांस लेते हैं उसमें इतनी सारी चीज हमारे अंदर आती है और कितना परसेंट और हम क्या बाहर रिलीज करते हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कितना, बस 4% अपने अंदर रखते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं, इसमें आगे कुछ बताते हैं हम आपको, जैसे कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो क्या उसको ओरिजिनल एकदम पूरा ये प्यूरिफाइड ऑक्सीजन दे देते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम उसको प्यूरिफाइड ऑक्सीजन देंगे तो वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि हमें बचपन से, हमें जन्म के बाद से ही आदत होती है कि हम जो मिक्सचर लेते हैं, ना कि एक डायरेक्ट एकदम क्लासिफाइड ऑक्सीजन ले लेते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो अगर हम किसी पेशेंट को मास्क लगा के और सिलेंडर के थ्रू क्या करें, उसको पूरा का पूरा ऑक्सीजन अगर हम दे दें तो क्या होगा, डायरेक्ट सिर्फ अगर ऑक्सीजन दे दे तो वो आदमी मर जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी को और उसके रिस्पिरेटरी सिस्टम को पता ही नहीं है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन क्या होता है। वो उसको लगेगा कि नया चीज है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको और काफी प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो इसीलिए जब भी हमको हॉस्पिटल में, जब भी किसी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है तो उसमें तीनों चीज मिक्स होते हैं। इतनी बात तो आप भली बात ही समझ गए होंगे कि ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसके बाद हम बताते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो होता है, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से अंग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि श्वसन अंग की अगर हम बात करें, कि श्वसन अंग की बात करें, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि श्वसन अंग, अगर हम श्वसन अंग की बात करें तो श्वसन अंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इसमें हर चीज के लिए अलग अलग होता है। जैसे ओमीवा के लिए हम देखें, जिसको हम एक कोशिकीय बोल सकते हैं। एक कोशिकीय का मतलब हो गया कि इसमें एक कोशिका होती है। कितनी? एक कोशिका होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कितने हम क्या एक सेल के नहीं, हमें बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। जैसे ओमीवा वगैरह हो गया, ये एक ही सेल के बने होते हैं। तो ये ना अपने स्किन से कहीं से भी, इधर से ले लेगा ऑक्सीजन, इधर से ले लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ये एक ही सेल का होता है। इसमें जो है सांस लेने के लिए कोई अलग से कोई भी चीज सिस्टम जो है प्रोवाइड नहीं किया गया। ये हम आपको सेल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बताए हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक कोशिकीय जो है वो किससे ऑक्सीजन लेता है, तो आप क्या आंसर करेंगे? विसरण से लेता है। ठीक है, उसको विसरण बोलते हैं। वो कहीं से भी सांस ले लेता है तो उसे क्या बोलेंगे? विसरण। ठीक है, उसके बाद एक कोशिकीय के बाद अगर हम देखेंगे कि दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल चलिए हम ले लेते हैं कि जलीय जीव ले लेते हैं। जलीय जीव मतलब कि जल में रहने वाले हो गए। तो जलीय अगर हम जीव की बात करें तो जलीय जीव अगर कहां से सांस लेते हैं, तो जलीय जीव जो सांस लेते हैं, अभी हम बाकी अंग नहीं बोल रहे हैं कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है सांस लेने के लिए। जैसे हमारे मानव में क्या होता है कि नोज वगैरह है ना रिस्पॉन्सिबल, कि डायरेक्ट हमारा फेफड़ा तो सांस नहीं ले लेता है, लेकिन हम उसी की बात करें। जैसे ह्यूमन में फेफड़ा, वैसे हम उसी की बात कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है सांस लेने के लिए। एक बॉडी में क्या होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सांस लेने के लिए, हम उसकी बात करें। तो जलीय जीव में देखेंगे तो गिल्स होता है। गिल्स होता है ना जी, आप लोग जानते होंगे गिल्स के बारे में। और इसका उर्दू वर्ड है ना गल्फर। गल्फर आप सुने होंगे पक्का। तो गल्फर जैसे मछली वगैरह में क्या होता है, गल्फर होता है। उसके गल्फर को रस्सी से बांध दीजिएगा तो क्या होगा, सांस ही नहीं लेगा। और गिल्स का अगर हम हिंदी की बात करें तो उसको क्लोम कहते हैं। गिल्स को हिंदी में कहते हैं क्लोम। ठीक है, तो गल्फर कहते हैं उर्दू में, क्लोम और गिल्स, ये तीनों ही चीज जलीय जीव के जो हैं वो सांस लेने में इसका मदद लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें जलीय जीव के बाद अगर हम देखें थर्ड एग्जांपल अगर देखते हैं तो कीट। कीट बोले तो जैसे कि तेलचट्टा वगैरह हो गया, ये सब जो कीट मैंने आपको बताया पहले भी क्लास में। तो कीट क्या होता है कि कीट में अगर हम देखें तो ये श्वसन नली से लेते हैं, यानी कि ट्रैकिया से लेते हैं। क्या होता है, ये श्वसन नली से लेते हैं। इसीलिए आप तेलचट्टा वगैरह पकड़ के अक्सर मुंडी काट दीजिएगा ना ऐसे करके, तो कहेगा चलो जाओ रख लो तो मुंडी, हम जा रहे हैं। तो क्या होगा, मरेगा नहीं, वो चला जाएगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उसमें अंदर क्या होती है, श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है। हाँ, वो भूख से मर जाएगा, उसका मुंह ही काट दीजिएगा तो उसे खा थोड़ी सकता है, सांस न ले सकता है वो इसे श्वसन नली से, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ये ह्यूमन में भी श्वसन नली होता है, अभी हम बताएंगे आपको। तो श्वसन नली जो कीट जो होता है वो श्वसन नली से क्या करेगा, सांस लेगा। खाना तो नहीं खाने लगेगा, तो सांस जो लेगा तो वो सांस की वजह से नहीं मर के बल्कि भूख की वजह से मर जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप उसका सर भी काट देते हैं तो बहुत ही आसानी से क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, तो आप कीट को समझ गया। कीट के बाद हम दिखते हैं मानव का। अगर हम मानव की बात करें, मानव, तो मानव किससे सांस लेता है, तो हम सब जानते हैं किससे, फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक है, जो हमारा नाक होता है और ये ट्रैकियाज वगैरह होते हैं, मैं सब आपको बताऊंगा। तो ट्रैकियाज वगैरह क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं। बट सांस करता कौन, सांस लेता कौन है, सांस लेने में कौन सा श्वसन अंग रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फेफड़ा ही होता है, फेफड़ा होता है। ठीक है, श्वसन अंग हमारा कौन है, तो फेफड़ा है। फेफड़ा एक्चुअली में सांस लेता है। ठीक है, चलिए हम फेफड़ा भी आपको डिटेल बताएंगे। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं मेंढक। मेंढक का थोड़ा सा 3 पार्ट में हम आपको बताते हैं मेंढक के बारे में। यहाँ लिख देता हूँ, मेंढक जो होता है, मेंढक, ये मेंढक ना 3 कैटेगरी के होते हैं। अब मेंढक की अगर हम बात करें तो मेंढक जो है 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं टेडपोल, एक टेडपोल होता है
और एक बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला होता है ना जो जैसे टर जो करती है, वो बड़ा वाला की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं, ये टेडपोल हो गया। और बड़े वाले की बात करें तो चलिए हम इसको बड़ा लार्ज लिख देते हैं, बेंग लिख देते हैं लार्ज, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बेंग बोलते हैं ना, बेंग। चलिए, और तीसरा वाला जो होता है जो जमीन के अंदर चला जाता है, इसे हम बोलते हैं निष्क्रिय मेढक। ठीक है, ये एडल्ट होता है और इसको बोलते हैं निष्क्रिय मेंढक। अब देखिए, ये जो मेंढक होते हैं इनके 3 चीज मैंने आपको बताया। टेडपोल, मतलब टेडपोल नाम नहीं है, ये मेंढक का नाम है टेडपोल, जो छोटे छोटे होते हैं, काफी छोटे छोटे, और आपको पानी में ना ये खेलते दिखेंगे, जो मछली की तरह होते हैं। ठीक है, ये मछली की तरह ही होते हैं, पानी में रहते हैं, एकदम छोटे छोटे। बचपन में हम लोग इसको पाल भी लेते थे, नहीं होता कोई चीज में बंद करके रख लेते थे, उस तरह का। तो ये टेडपोल जो होते हैं ये किससे सांस लेते हैं? तो टेडपोल सांस लेने का काम करते हैं आपको गिल्स से। किससे करते हैं? गिल्स से। वही गिल्स जो मैंने अभी जस्ट बताया, गिल्स, गल्फर या क्लोम हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद अब बड़े लार्ज बेंग की बात करें तो ये किससे लेता है? तो ये लेता है किससे? फेफड़ा से लेता है। ठीक है, फेफड़ा से सांस लेता है। और जो एडल्ट हो जाता है, ये बेंग, वो वाला बेंग की बात करें जो क्या करता है? चिल्लाता है, और बहुत कसकर देखिए ना, टर करते रहता है, बहुत चिल्लाता है। आपको यहाँ पे एक बात बता दें कि जो बेंग होता है ना, वो बेंग नहीं चिल्लाता है, इसमें जो लेडी होती है ना, लेडी, वो चिल्लाती है, और वो रिप्रोडक्शन के लिए चिल्लाती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, उनको एक मेल की जरूरत होती है, इसीलिए वो टर करने लगती है, और वो काफ़ी देर तक साउंड करती है जब तक उसको कोई एक मेल नहीं मिल जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। चलिए देखते हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया कि जैसे कि अगर यहाँ ये लोग ना, एक हम आपको बात बताते हैं कि ये क्या होता है कि जब ये साउंड बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने लगती है, इसका मतलब उसको एक रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, और वहाँ ना वो इसीलिए साउंड करती है क्योंकि वो आवाज़ देते रहती है कि अगर कोई मेल, अगर मेंढक अगर उसकी आवाज़ को सुन रहा होगा तो वो उस तक पहुँचेगा, और उसका जो मतलब उसको जो दिक्कत है, मतलब जो परेशानी है उसको समझेगा थोड़ा सा, और वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करेगा। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि आपको कहानी बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया था कि बहुत ज़्यादा ना प्रभाव बढ़ गया था मेंढक का, मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा मेंढक का बढ़ गई थी। तो क्या किया गया वहाँ पे, ये टर जो आवाज़ होता है, इसमें से सबसे यंग मेंढक का जो होगी, जो मादा मेंढक होगा, उसके आवाज़ को रिकॉर्ड कर दिया गया और एक बड़ा सा ऐसे जाल बुन दिया गया। इस जाल में क्या किया गया, ऐसे जाल बुन दिया, और इसके एकदम सेंटर पार्ट पे क्या किया गया, एक सेंटर पार्ट पे डीजे लगा दिया गया, और उस डीजे में इसी साउंड को एकदम तगड़ा आवाज में बजाया गया। तो जितने मेंढक उस आवाज को सुन रहे थे वो सब दौड़ के क्या आ गए, इस नेट में आ गए, और जैसे ही नेट में आए तो क्या कर दिया गया, इसमें करंट दे दिया गया। करंट देने से जो इसमें आए हुए 10-15 हजार जो मेंढक थे वो मारे गए। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो मेंढक आवाज साउंड करता है, हम उसी की बात करें, उसी मेंढक की बात करें, वो बड़े वाले बेंग, ये किससे सांस लेते हैं? तो फेफड़ा से लेते हैं। और अगर हम टेडपोल की बात करें तो ये गिल्स से सांस लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो एडल्ट होते हैं, निष्क्रिय मेंढक होते हैं, ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर जो चले जाते हैं, ये स्किन से लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? ये स्किन से सांस लेते हैं, अपने चमड़े से ये सांस लेते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक कोशिका होता है जो एक सेल से बना होता है, ये विसरण विधि से सांस लेता है, और जो जलीय जीव होता है, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, ये गिल्स से यानी कि गल्फर से सांस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कीट जो होते हैं, तेल चट्टे वगैरह, छोटे मोटे कीड़े वगैरह होते हैं, ये किससे लेते हैं? तो ये श्वसन नली से लेते हैं। अब हम आपको बता दें कि अगर हम जैसे कि मेडिकल में ऐसा हुआ भी है कई दफा, नॉर्मली आदमी को देखने को मिला, जैसे कि किसी के सांस वाले नली में कोई प्रॉब्लम आ गया मान लिया, ठीक है, तो उसको क्या करता है डॉक्टर, डायरेक्ट यहाँ फेफड़ा के पास एक पाइप लगा देता है और उस पाइप को अटैच कर देता है। अब देखिएगा कि वो सांस जो है ना, यहाँ पाइप ऐसा लगा देगा और ऐसे करके पाइप ऐसा लगा देगा। अब उस सांस लेने का काम नहीं इसी पाइप से करेगा, उसको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नाक से सांस लेने की जरूरत ही नहीं है, बस वो स्मेल लेने का काम करेगा, बाकी सांस जो लेने का काम है यही करेगा। तो ये भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई आपत्ति नहीं आती है। तो ये जो होता है ना कीट, इसका यहीं पे होता है, बस यहीं पे रहेगा छोटा सा बस। अब अपने लोग को सोच लीजिए ना कि अगर हमारा श्वसन यहाँ से होता तो हमको इतना बड़ा मास्क यहाँ पहनने की जरूरत ही नहीं होती, यहीं पे से लेते, ढक्कन लगा दिए, काम खत्म हो जाता। बात समझ में आ रही है ना हम क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे जैसे कितने आदमी को ना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि ये नासा छिद्र, नासा का पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करके यहाँ एक पाइप लगा के ऐसे लगा देते हैं पाइप। चलिए, अब इस पाइप की मदद से क्या हो जाएगा कि यहीं से आदमी सांस लेता रहेगा। अब उसको जैसे कि नाक से जो ये म्यूकस वगैरह जो गंदा निकलता है ना, हम ऐसे निकालते हैं, तो यहीं से ऐसे निकाल के फेंकता रहेगा कि चलो ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं बात को। तो ये होता है कि जो कीट होते हैं उसमें एक्चुअली में यहीं पे होता है। तो ऐसा ह्यूमन में भी होता है, ह्यूमन में मतलब नेचुरली नहीं होता है, जब उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डॉक्टर ऐसा ऑपरेशन करके वहां पे बना देते हैं सिस्टम। ठीक है, बात समझ गए आप? चलिए, तो कीट के श्वसन नली से आप समझ गए होंगे। मानव कहां से लेता है? तो मानव फेफड़ा से लेता है। फेफड़ा अभी हम जस्ट आपको आगे
बताने वाले हैं मानव का। उसके बाद मेंढक का हम आपको बता दिए कि मेंढक जो है ना तीनों तरीके से जो लेता है, सबसे पहले वो जो है गिल्स से लेता है, उसके बाद वो क्या करता है फेफड़ा से लेता है और फिर स्किन से लेता है। इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने ह्यूमन के श्वसन मार्ग की ओर चलते हैं कि अब हम ह्यूमन के श्वसन मार्ग को देखेंगे कि जो हमारा ह्यूमन है उसमें जो है फेफड़ा तक जो है ये ब्रीथिंग करने वक्त जो ऑक्सीजन जाती है वो किस तरीके से जाती है, हम उसको देखेंगे। उसके सारे पार्ट्स को आगे कैरी ऑन करते हैं, उसमें हम लोग अब आगे ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि अब आगे हम आप जो है ये सारे पार्ट्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने में, श्वसन करने में। तो चलिए हम क्या करते हैं कि आपको 1 बाय 1 करके डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा ये नाक वाला पोर्शन होता है, जो हमारा ये नाक होता है, ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, होल्स होते हैं, इसे हम कहते हैं नासा छिद्र। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नासा छिद्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगर हम दूसरे पॉइंट्स को देखें, नासा छिद्र के बाद जो चलता है, नासा छिद्र के बाद आता है नासा कपाट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आगे जाके हो जाता है ये नासा कपाट। ये नासा कपाट क्या होता है ये हम आपको अभी दिखाते हैं। नासा कपाट होता है जो आप ऐसे नाक के पास अगर आप जैसे कि इसमें साफ करने वक्त जब आप फिंगर इसमें डालेंगे तो यहाँ पे आपको एकदम मजबूत सा दिखेगा, यहाँ पे हार्डनेस वाला दिखेगा, जो एक गेट जैसा बना हुआ रहता है, गेट जैसा, जहाँ पे जो है हमारे नाक की गंदगी जाकर जहाँ अटकी रहती है उसे कहते हैं नासा कपाट। ठीक है, तो ये नासा छिद्र में जो है हमें हेयर देखने को मिलते हैं। क्या हेयर देखने को मिलता है? ये हेयर क्या करता है, तो जो हमारे अगल बगल जो डस्ट होता है एटमॉस्फेयर में, हम जब सांस लेते हैं तो डस्ट भी बहुत स्पीड से हमारे नाक में घुसता है, तो इस डस्ट को रोकने का काम कौन करता है, तो नासा छिद्र करता है। इसके बाद नासा कपाट की बात करें तो नासा कपाट जस्ट उसके बाद होता है। ठीक है, अब नासा कपाट से थोड़ा नीचे आएंगे तो लगभग यहाँ वाला जो भाग होता है इसे हम कहते हैं फायरिंग्स। क्या कहते हैं इसे? फायरिंग्स कहते हैं। ठीक है, फायरिंग्स कहते हैं। इसके नीचे जो होता है उसे हम लायरिंग्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फायरिंग्स कहते हैं। ठीक है, फायरिंग्स क्या करता है? फायरिंग्स वो जगह है जहां पर क्या होता है, खाना और सांस दोनों आकर यहां हमसे मिलता है। तो जब हम ये मुंह का एकदम पिछला भाग की बात करेंगे तो ये क्या होता है, जैसे कि अगर हम मुंह का थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बनाते हैं, एक खुला हुआ मुंह का, ये जैसे मान लिया ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। यहाँ पे जब हम अंदर देखेंगे तो यहाँ एक ऐसे टॉन्सिल होता है, ऐसे टॉन्सिल देख रहे होंगे आप, और यहाँ पे इस तरह से ये सब दांत हो गए। तो यहाँ जब हम खाना खाते हैं तो ये टॉन्सिल क्या करता है, टॉन्सिल का काम होता है ना, कि टॉन्सिल का क्या काम होता है कि हम कितने मात्रा में खाना को खाएं, कितना बड़ा मतलब कर खा सकते हैं, कर समझ रहे हैं ना, कि जितना हम रोटी तोड़ के खाते हैं तो कितना बड़ा खा सकते हैं, कितनी बड़ी चीज़ को अपने मुंह में डाल सकते हैं एक बार में, ये होता है, ये इसको कंट्रोल करता है कि ताकि थोड़ा थोड़ा खाना जो है अंदर जाए। जितना हम मुंह में भर सकते हैं उतना हम एक बार में नहीं खा सकते, हमको थोड़ा थोड़ा करके अंदर लेना पड़ता है। जैसे कि अगर हमको एक बॉटल पानी कोई डायरेक्ट मुंह में उछल दे तो वैसा नहीं होगा, हम थोड़ा थोड़ा करके मुंह में भर लेंगे, ये मान सकते हैं हम, लेकिन आपको अंदर ले जाने के लिए उसके अमाउंट को कम करना पड़ेगा। तो इसके अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है, तो यही जो है टॉन्सिल जो है ये कंट्रोल करता है। और ये टॉन्सिल क्या करता है, तो यही ग्रंथि को छोड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एंजाइम को रिलीज करता है, तो खाने में एंजाइम को ये रिलीज करता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया इसमें मर जाए। और कभी कभी हम लोग मछली वगैरह खाते हैं तो इसी में कांटा वगैरह चुभ जाता है, तो इस तरह की दिक्कतें हमें आते हैं। अब आप कॉमनली समझ गए होंगे। तो इसके जो पीछे वाला वॉल होता है, इसके पीछे की जो ये वॉल होती है, ये जो पीछे के वॉल होता है जो एकदम गर्दन से सटा होता है, जब मुंह खोलेंगे, अगर मुंह खोलेंगे तो हमारा जो यहाँ मुंह के अंदर जो होगा, जो इधर गर्दन के साइड्स होता है, उसी वॉल को हम क्या बोलते हैं, फायरिंग्स कहते हैं। उस वॉल को क्या कहते हैं, यहाँ पे फायरिंग्स कहते हैं। और इससे जब हम नीचे आएंगे तो उसे कहते हैं लायरिंग्स। उसे क्या कहते हैं, लायरिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब ये लायरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स होता है। क्या होता है, साउंड बॉक्स, जो हम बोलते हैं ना, ये हमारा लायरिंग्स है। आप इस पे देखिए, ऐसे मार के अगर हम बोलेंगे, इस पे से हिट करके बोल रहे हैं तो मेरा आवाज कट रहा होगा, बार बार कट रहा होगा। क्यों कट रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि हमारा ये लायरिंग्स है, यानी कि साउंड बॉक्स है। जो हम बोलते हैं, हम जो भी मुंह से बोलते हैं, वो कहाँ से उत्पन्न होता है, एक्चुअली में यहाँ से, लायरिंग्स के पास से उत्पन्न होता है। इतनी बात को आप समझे होंगे। तो फायरिंग्स, लायरिंग्स समझ गए। अब हम इससे आगे नीचे उतरेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ट्रैकिया आ जाएगा। जो ये नीचे होता है श्वसन करने वाली जो ये होता है, इसको हम ग्रसनी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी बोलते हैं। आप याद रखेंगे, मैंने आपको जस्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी एक बात बताई थी, उसमें ग्रसनी नहीं, उसमें ग्रास नली बोलते थे। ठीक है, उसमें ग्रसनी नहीं बोल के क्या बोलते थे, ग्रास नली बोलते थे। अगर आप लोग को याद है कि उसको क्या बोलते थे इंग्लिश में, फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट करिए और जल्दी से मेरे को बताइए कि उसको क्या बोलते थे। मैंने आपको हिंदी नाम बता दिया, इंग्लिश नाम अब आप लोग बताएंगे फटाफट कमेंट करके। ठीक है, चलिए, अगर आप कमेंट कर दिए होंगे तो चलिए अब हम बताते हैं उसको क्या बोलते हैं। उसको हम ओइसोफेगस बोलते थे, ग्रास नली बोलते थे, लेकिन यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रैकिया बोलते हैं। तो इतनी बात समझ होंगे, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया मतलब देखिए, इसके जस्ट बगल में ही क्या होता है, इसके जस्ट अगर हम बगल में देखें तो बगल में ही वो होता है, ओइसोफेगस होता है, जिसे हम ग्रास नली कहते हैं। ठीक है, अभी तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अभी हम उधर ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम में। चलिए, अभी तो हम
डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमें ग्रसनी पढ़नी है, यानी कि ट्रैकिया पढ़ना है। तो ट्रैकिया को अब हम देखते हैं, ट्रैकिया को जब हम आगे ले जाते हैं तो ट्रैकिया जो है आगे जाके ना दो पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड हो जाता है, जिसमें इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रोंकाइज होता है। ये क्या होता है? ब्रोंकाई। इसमें हम ऐसे नाम लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, क्योंकि नाम यहाँ पे लिख दिए हम ऑलरेडी। इसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकिया। इसे क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। ये क्या हो गया? ब्रोंकाई हो गया, दोनों ही ब्रोंकाई हो गए। चलिए ठीक है, इतनी बात आप समझोगे ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई से जो लगे होते हैं इतने छोटे छोटे इस तरह के ऐसे झिल्ली नुमा लगे होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल बोलते हैं। ये क्या हो गया? ब्रोंक्यूल्स हो गए। ये ब्रोंक्यूल्स हो गए। सांस अभी हमारा ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच गया है। अब ब्रोंक्यूल्स से जो लगे ऐसे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं वो इसमें आके भर जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्वियोली बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एल्वियोली। ये भी मैंने यहाँ लिख दिया कि इसे क्या बोलते हैं? एल्वियोली बोलते हैं। ये छोटे छोटे जो हैं आप ये देख रहे हैं, दोनों ही साइड ये होते हैं एल्वियोली। क्या होते हैं? एल्वियोली होते हैं। अब इसी एल्वियोली को क्या किया जाता है कि एक फ्रेम में बंद कर दिया जाता है। देखिए हम आपको फ्रेम बना के दिखाते हैं। ये कुछ इस तरीके से ऐसे फ्रेम में बंद कर दिया जाता है। देखिए ये हो गया मेरा क्या? रिस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम हो गया। इसमें पार्ट बाय पार्ट आप सारे चीज़ को समझ गए होंगे। तो ये क्या होता है? एल्वियोली। ये क्या होता है? हम यहाँ पे चलिए ऐसे लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, ताकि आपको तब तक पता चले। यहाँ नाम लिखा हुआ है एल्वियोली। हम ऊपर से देखते हैं तो ऊपर में फिर से एक बार देखते हैं कि यहाँ ऊपर क्या होता है? नासा छिद्र होता है, नासा कपाट होता है। नासा छिद्र होता है, नासा कपाट होता है, लाइरिंग्स होता है, फायरिंग्स होता है, सॉरी पहले फायरिंग्स होता है फिर लाइरिंग्स होता है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लाइरिंग्स, फिर ये क्या होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया से क्या बनता है? ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल से क्या बनता है? ये ब्रोंकाई। ब्रोंकाई होता है। ब्रोंकाई से क्या बनता है? तो ये वाला ब्रोंक्यूल्स बनता है। ब्रोंक्यूल से एल्वियोली बनता है, ठीक है, एल्वियोली बनता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। और ये जो होता है ना, एक मेम्ब्रेन चढ़ा होता है। इस पे क्या होता है? एक मेम्ब्रेन चढ़ा होता है, जिसे हम पुलरा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पुलरा मेम्ब्रेन, ठीक है, पुलरा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। इतनी बात आप समझ गए होंगे, इसे पुलरा मेम्ब्रेन कहते हैं। इतनी जो पार्ट्स हैं आप इसको पूरी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगी। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो बेहतरीन बात है। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। हम इसके वर्क और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप सिर्फ नाम याद रखेंगे, इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे, और जो है हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे, यहाँ होता है डायफ्राम। यहाँ क्या होता है? डायफ्राम होता है, जो इसको सांस लेने में मतलब ऐसे पुश करता है और छोड़ता है, ताकि सांस इसमें भरे और खाली हो। वो हम आपको कल पूरे डिटेल में बताएंगे किस तरह से डायफ्राम जो है इसको सांस लेने में मदद करता है। और डायफ्राम ना हर इंसान में नहीं काम करता है। डायफ्राम जो है प्रेग्नेंट जो महिला होती है उनमें ये डायफ्राम नहीं काम करता है। डायफ्राम का काम कौन करने लगता है? रिब्स करने लगता है। तो ये जो है हम डिस्कस आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतनी बात जो है आप समझ गए होंगे। इस सारे पार्ट्स को आप याद करेंगे कि किसे क्या बोलते हैं। आप बस दिमाग में रिवाइंड करेंगे, बैठ के रटने की जरूरत नहीं। अगर आप रटने लगेंगे तो भूलेंगे। तो चीज़ों को जो है कॉन्सेंट्रेट होकर समझे होंगे। तो आप बस यहाँ पे पार्ट्स, अब इस नाम को हम ऐसा करते हैं, ढक देते हैं, मिटा देते हैं, आप जैसा बोलिए। बस इसको क्या करना है, आपको दिमाग में रन करना है कि पहला वाला जो हो गया, ये जो छिद्र हो गया, ये नासा छिद्र, ये हो गया नासा कपाट। इसके बाद जो एकदम जस्ट मुंह के जस्ट पीछे ये हो गया फायरिंग्स। उसके जस्ट नीचे आ जाएंगे लाइरिंग्स। ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया के अब हम नीचे आएंगे तो ब्रोंक्यूल होगा, ब्रोंकाई होगा। ब्रोंकाई जो ऐसे निकला हुआ है ब्रोंकाई, और उसके बाद उसके जो पतले पतले निकले हुए हैं, उसके जो पतले पतले वो ब्रोंक्यूल्स हो गए, और उसके जो नीचे बलून जैसा लगा हुआ है एल्वियोली हो गया। बस इतनी बात तो आपको याद रखनी है। इतनी बात याद रखेंगे तो आपका वर्क फंक्शन सब काम करेगा। ये कुछ एक्स्ट्रा बता दिया हम आपको। वो एक श्वसन वाले जो हम बताए कि एक कोशिकीय वाले में अगर श्वसन किससे होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा, आप याद रखेंगे। इसे विसरण की मदद से होती है। वही अगर हम मेंढक में आपको बता दिए कि तीनों चीज से लेता है, मानव फेफड़ा में लेता है, कीट वगैरह हो गए ये ग्रास नली से लेते हैं। यही जो मैंने आपको बताया ट्रैकिया ग्रसनी से लेते हैं। तो इतनी बात जो है आप याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।